दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो 2 अप्रैल 2025 को होने वाली है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए हमने टॉप 150 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और इसमें दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है और बहुत सारे न्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट करके लाए हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जहाँ भी आपको डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आप, कुपोषण कितने प्रकार का होता है। कुपोषण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 प्रकार का कुपोषण होता है मुख्यतः। तो ये 3 प्रकार का कुपोषण कौन कौन सा होता है, यहाँ पे हमने ये दे दिया है पूरा डिटेल। अल्प पोषण, अधिक पोषण और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी। अब इनमें क्या होता है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये कितने प्रकार के ये हमने जो दिया है इसको आप कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिननेस किस प्रकार के कुपोषण से संबंधित है? ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या मोटापा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडर न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिकुलोसाइटस की अधिक संख्या का अर्थ क्या होता है? शरीर में खून की कमी, शरीर में अत्यधिक खून, शरीर में आयरन की कमी या शरीर में कैल्शियम की कमी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है शरीर में खून की कमी। जब शरीर में खून की कमी होती है तो इसको रेटिकुलोसाइटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के परिणाम स्वरूप तंत्रिका तंत्र पर किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं? न्यूरोफिजिकल विकार, पाचन प्रणाली में विकार, रक्त संचार की समस्याएं या हार्मोनल असंतुलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूरोफिजिकल विकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण शरीर में ऑस्मोटिक असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है कि जब प्रोटीन की कमी के कारण प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का स्तर गिर जाता है, आयरन की अधिकता से कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कैल्शियम के अवशोषण में बाधा आती है या कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण शरीर में जल संचय बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी के कारण प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन का स्तर गिर जाना। ये क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक असंतुलन। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि पर डे डेट वाइज डेट हम वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 150 क्वेश्चन में। 150 क्वेश्चन ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको और हाई लेवल के एमसीक्यू चाहिए तो वो भी बताइएगा। यहाँ पे हमने टोटल न्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। नेक्स्ट है, पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह केवल नवजात शिशुओं को प्रभावित करता है, यह केवल कैल्शियम की कमी से संबंधित है, इसमें क्वाशियोरकर और मारास्मस दोनों शामिल होते हैं, यह वयस्कों में सामान्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों जो पीईएम है तो ये किसके संदर्भ में कथन इसका सत्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्वाशियोरकर और मारास्मस दोनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण शरीर में हाइपोएल्ब्यूमिनिया की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण, वसा की अधिकता के कारण, आयरन की कमी के कारण या पानी की अधिक मात्रा के कारण। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं तो कमेंट करिएगा और नहीं दे सकते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण। प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? हाइपोएल्ब्यूमिनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाली सार्कोपेनिया क्या है? सार्कोपेनिया क्या होता है? तो ऑप्शन है, बच्चों में हड्डियों की कमजोरी, बुजुर्गों में मांसपेशियों का नुकसान, विटामिन सी की अधिकता या शरीर में आयरन की अधिकता।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुजुर्गों में मांसपेशियों का नुकसान। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके मांसपेशियों का नुकसान होता है तो उसको सार्कोपेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कुपोषित व्यक्ति की ऊंचाई सामान्य है लेकिन उसका वजन बहुत कम है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कुपोषण के कारण कैक्सेक्सिया किस प्रकार के रोगियों में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है कैंसर। जो HIV एड्स और पुरानी बीमारियों से ग्रसित होते हैं तो उनमें कैक्सेक्सिया की विकार जो है तो देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है तो 16.0 से कम है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य, अधिक वजन, गंभीर रूप से कुपोषित या ओबेसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीर रूप से कुपोषित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुपोषण से बचाव के लिए AAA रणनीति में कौन कौन से 3 चरण शामिल होते हैं? तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप इसको कमेंट करके बताइएगा। अगर पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए। AAA जो रणनीति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवेयरनेस, एनालिसिस और एक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रेडी टू यूज थेरेप्यूटिक फूड, जिसको RUTF शॉर्ट में कहते हैं, का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? मधुमेह रोगियों के लिए, गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए या ओबेसिटी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य पोषण स्तर, हल्का कुपोषण, मध्यम कुपोषण या गंभीर तीव्र कुपोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंभीर तीव्र कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के तहत सरकार द्वारा किस प्रमुख तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोषण निगरानी, मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, केवल पारंपरिक चिकित्सा पद्धति या केवल शारीरिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के उपचार के दौरान माइक्रोबियल डिस्बायोसिस से बचने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ फायदेमंद होते हैं? प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ, केवल वसा युक्त भोजन, अधिक मात्रा में चीनी युक्त भोजन या अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार में F75 और F100 फार्मूला का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है, ये दवा के रूप में कार्य करते हैं, कुपोषित बच्चों को धीरे धीरे सामान्य करने में मदद करते हैं, ये केवल विटामिन सप्लीमेंट हैं, ये सिर्फ अस्पतालों में उपयोग किए जाते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुपोषित बच्चों को धीरे धीरे सामान्य करने में मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में 40% बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं तो सरकार को किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए? अत्यधिक स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्त करना, कुपोषण के बचाव के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार, अस्पतालों में कुपोषित दवाइयों की संख्या बढ़ाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण के बचाव के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कुपोषित बच्चे को अचानक अत्यधिक कैलोरी दी जाए तो कौन सा जटिल स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न हो सकता है?
हाइपरग्लाइसीमिया, रीफीडिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस या क्वाशियोरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीफीडिंग सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत सरकार फूड बेस्ड अप्रोचेस को कुपोषण रोकने के लिए क्यों बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्राकृतिक और लंबे समय तक प्रभावी समाधान प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में कुपोषण का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य संकेतक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, एनीमिया। दूसरा है BMI, रक्तचाप, हृदय गति, शर्करा स्तर। तीसरा है कैलोरी सेवन, प्रोटीन सेवन, व्यायाम स्तर। और डी नंबर है सिर्फ स्टंटिंग और वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट करिएगा अगर पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट और एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर कितनी है, जिसको बौनापन कहते हैं। तो इसकी दर कितनी है? 25%, 32%, 35.5% या 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35.5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन किसे दर्शाता है? एक ही व्यक्ति में मोटापा और कुपोषण दोनों होना, एक ही समाज में कुपोषित और अधिक वजन वाले लोग होना, सिर्फ वसा और प्रोटीन की कमी, सिर्फ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो दोस्तों ये जो डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है तो ये दर्शाता है कि एक ही समाज में कुपोषित और अधिक वजन वाले लोग होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त शिक्षा, सब्सिडी पर अनाज, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, सिर्फ टीकाकरण सेवाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में खाद्य सुरक्षा पूछा है और खाद्य से रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी है जो कि अनाज है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सिडी पर अनाज, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको एकदम समझ के आधार पर आपको आंसर देना है। अगर आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे और समझदारी से काम लेंगे तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर पाएंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो NNMB का मुख्य कार्य क्या है? देश में पोषण स्थिति की निगरानी करना, कुपोषण से ग्रस्त लोगों को पोषण सहायता देना, केवल खाद्य गुणवत्ता परीक्षण करना या शहरी क्षेत्रों में पोषण निगरानी करना। तो अब बताइए NNMB का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है देश में पोषण स्थिति की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ हंगर इन इंडिया रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या था? GDP घटता है, उत्पादकता बढ़ती है, रोजगार में वृद्धि या कोई प्रभाव नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GDP घटता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में हिडन हंगर किसे कहा जाता है? ऊर्जा की कमी, विटामिन और खनिजों की कमी, प्रोटीन की अधिकता या सिर्फ कैलोरी की कमी। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप अगर इस तरह के क्वेश्चन पहले सॉल्व किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। अब चूँकि एग्ज़ाम का जो लेवल है तो अपडेट हो गया है और इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके जो आगामी एग्ज़ाम है, चाहे 2 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा या 2 के आगे 3, 4, 5 जितने भी डेट को एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसलिए वीडियो आप स्किप मत करिएगा, कंप्लीट देखिएगा और लास्ट तक देखिए। जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिजों की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण के कारण भारत में होने वाली वार्षिक बाल मृत्यु दर लगभग कितनी है? लगभग पूछा है, कोई एग्जैक्ट नहीं पूछा है। तो यहाँ पे जो लगभग है वो है 33%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में शहरी कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी, असंतुलित आहार, जंक फूड सेवन या कम शिक्षा स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंक फूड सेवन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
भारत के किन राज्यों में कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है? बिहार, झारखंड, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल या उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, झारखंड। ये बिहार और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां कुपोषण की समस्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान में आईसीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आईसीटी का उपयोग जो है तो किस लिए किया जाता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसका फुल फॉर्म है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? डिजिटल डेटा संग्रह, खाद्य आपूर्ति, स्कूल भोजन या महिला सशक्तिकरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल डेटा संग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीडीएस का सबसे प्रमुख घटक क्या है? पूरक पोषण, खाद्य वितरण, खाद्य सुरक्षा या वित्तीय सहायता? तो आईसीडीएस का जो प्रमुख घटक है वो है पूरक पोषण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फोर्टिफिकेशन से कौन सा पोषक तत्व जोड़ा जाता है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्यालयी पोषण सुधार, गर्भवती महिलाओं को भोजन, शहरी गरीबों को अनाज, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालयी पोषण सुधार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रीफीडिंग सिंड्रोम किससे जुड़ा है? अधिक भोजन सेवन, अचानक पोषण सुधार, उपवास या प्रोटीन की कमी? अभी रीफीडिंग सिंड्रोम का अभी आपने एक क्वेश्चन किया है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा के आपसे पूछ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचानक पोषण सुधार। अगर अचानक पोषण सुधार होता है तो रीफीडिंग सिंड्रोम की ये जो रीफीडिंग सिंड्रोम है एक प्रॉब्लम है ना, तो ये उत्पन्न होती है अगर अचानक पोषण सुधार होता है तो। नेक्स्ट है, सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम जिसको शॉर्ट में कहते हैं सैम। दोस्तों आपसे सैम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसका प्राथमिक उपचार क्या है? RUTF, आयरन टेबलेट, हर्बल दवाएं या विटामिन इंजेक्शन? तो इसका राइट आंसर है RUTF। नेक्स्ट है, कुपोषण रोकने में सबसे प्रभावी दीर्घकालिक समाधान क्या है? आहार विविधता, सप्लीमेंट्स, टीकाकरण या अनाज वितरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहार विविधता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में स्टंटिंग कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भोजन पूरकता, शारीरिक व्यायाम, धूप में रहना या दूध का सेवन? तो जो स्टंटिंग है, बौनापन है, उसको कम करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है भोजन पूरकता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यस्त दिनचर्या में संतुलित आहार को प्राथमिकता देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? फास्ट फूड पर निर्भरता, मील प्री प्लानिंग और हेल्दी स्नैक्स रखना, केवल प्रोटीन शेक पीना या भोजन छोड़ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मील प्री प्लानिंग और हेल्दी स्नैक्स रखना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा हेल्दी स्नैक्स विकल्प कौन सा है? चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, भुने चने और फल, पैक्ड जूस और फ्राइड समोसे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुने चने और फल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से बचने के लिए क्या जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना, सब्जियां और फलों का सेवन, दिन में एक बार भोजन करना या केवल नॉनवेज खाना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सब्जियां और फलों का सेवन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टिफिन में पैक करने के लिए सबसे संतुलित भोजन कौन सा है? पराठे और अचार, रोटी दाल सब्जी और दही, बिस्कुट और अंजीर, फ्राइड राइस और दाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोटी दाल सब्जी और दही। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्यस्त लोगों में हाइड्रेशन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दिन भर में 1 गिलास पानी, कॉफ़ी चाय पर निर्भरता, नारियल पानी, इन्फ्यूज्ड वाटर पानी
इन्फ्यूज्ड वाटर पीना या सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल पानी या इन्फ्यूज्ड वाटर पीना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फाइबर। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे पता है कि आप पहले भी सॉल्व कर चुके होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले इन सब का आप ऑप्शन ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपके द्वारा कमेंट किए गए आंसर और जो इसका राइट आंसर होगा तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है तो मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व व्यायाम के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्यायाम के बाद रिकवरी के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है, फाइबर, विटामिन सी, प्रोटीन या नमक। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कार्डियो व्यायाम के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज। तो कार्डियो व्यायाम के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वो है वसा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं कि आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कई सारे चैनल से देख करके भी तैयारी करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ के तैयारी करते हैं। तो आप हमको कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन आपका रिवीजन हो रहा है कि आप पहली बार देख रहे हैं, ये इसके लिए आप हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशी टूट फूट रोकता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सहायक है, जिंक, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट या आयरन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। अगर पता है तो कमेंट करिएगा और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक जो होता है तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिनरल मांसपेशियों में ऐंठन रोकता है, जो अकड़न होती है, ऐंठन होती है मांसपेशियों में, तो कौन सा मिनरल रोकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है BCAA। BCAA का फुल फॉर्म क्या है, ब्रांच्ड चैन अमीनो एसिड्स का मुख्य कार्य क्या है, विटामिन अवशोषण, फैट बर्न, मांसपेशी वृद्धि या ब्लड शुगर नियंत्रण। तो अब बताइए इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अगर आप इसको किए होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है मांसपेशी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कैलोरी घाटा, जिसको कैलोरिक डिफिक्ट कहते हैं, किसके लिए आवश्यक है, वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए या हड्डी मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों ये जो कैलोरी घाटा है ना, तो ये वजन घटाने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा पोषण विकल्प क्या है, हाई फैट, हाई कार्ब, हाई प्रोटीन या हाई शुगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप हमको प्लीज़ ये 54 क्वेश्चन नंबर का आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा कि वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा पोषण विकल्प क्या होता है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई प्रोटीन। ठीक है, अगर आपको ये रीज़न जानना है ना कि हाई प्रोटीन किस तरह से इसका अच्छा विकल्प हो सकता है वजन घटाने के लिए, अगर इसका रीज़न जानना है तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम कौन सा है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि अच्छा पोषण विकल्प कौन सा है वजन घटाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी व्यायाम कौन सा है, एरोबिक व्यायाम, योग,
वेट ट्रेनिंग या साइकिलिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरोबिक व्यायाम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करता है? एड्रेनालिन, लेप्टिन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है लेप्टिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा आहार चयापचय बढ़ाता है? सोडियम, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है तो चयापचय को, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो ये बढ़ाता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट स्रोत कौन सा है? सफ़ेद चावल, ओट्स, नारियल पानी या ब्रेड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्रिएटिन का मुख्य कार्य क्या है? ताकत बढ़ाना, हाइड्रेशन, विटामिन आपूर्ति या कैलोरी जलाना? देखिए, इसके जो ऑप्शन, जितने भी क्वेश्चन के ऑप्शन हैं दोस्तों, तो ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप तुक्का मारेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप डीप लेवल की तैयारी नहीं किए हैं तो ऑप्शन आपको एकदम से दिग्भ्रमित करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको डीप लेवल में जा कर के तैयारी करना होगा, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एकदम डीप लेवल के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ताकत बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स ड्रिंक में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, वसा, फाइबर? क्या होगा इसका आंसर स्पोर्ट्स ड्रिंक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा आहार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए सबसे उपयुक्त है? हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन या हाई शुगर? तो जो आहार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, इसके लिए सबसे उपयुक्त आहार जो है वो है हाई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व मांसपेशी थकान कम करता है? बीटा एलानिन, सोडियम, फाइबर या आयरन? तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व है दोस्तों जो मांसपेशी थकान को कम करता है? आपको पता होगा, मुझे पता है कि आप लोगों को सबको पता है इसका आंसर, है ना, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि इनका जो राइट आंसर होगा वो है बीटा एलानिन, ऑप्शन नंबर ए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है, एथलीट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एथलीट्स के लिए प्रोटीन की अनुशंसित मात्रा क्या है? 0.8 ग्राम पर किलोग्राम, 1.2 से 2.0 ग्राम पर किलोग्राम, 3.0 ग्राम से 3.0 ग्राम पर किलोग्राम या 5.0 ग्राम पर किलोग्राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.2 से 2.0 ग्राम पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लोडिंग क्यों की जाती है? मांसपेशियों की मरम्मत, ग्लाइकोजन भंडारण बढ़ाने के लिए, फैट बर्निंग बढ़ाने या भूख कम करने? किसके लिए की जाती है इसका जो लोडिंग? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन भंडारण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व धीरज बढ़ाने में सहायक होता है, जिसको एंड्योरेंस कहते हैं? तो एंड्योरेंस बढ़ाने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या विटामिन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स में तेज रिकवरी के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक है? जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस या सोडियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्रिएटिन मुख्य रूप से किसका उत्पादन करता है? ग्लाइकोजन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लैक्टिक एसिड या कैल्शियम? तो दोस्तों जो क्रिएटिन है इसका मुख्य रूप से जो उत्पादन बढ़ाता है वो बढ़ाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जादायक भोजन में मदद करना, फैट जलाना, शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखना या शुगर नियंत्रित करना। तो इसका राइट, देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप पहले कर चुके ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है कि शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखना। ये एक्चुअली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन धावकों को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? जो मैराथन धावक होते हैं उनको सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन, सोडियम, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो उनको ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी शारीरिक श्रम करने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन या फाइबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों को ऊर्जा बनाए रखने के लिए कौन सा पोषण घटक अधिक लेना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या विटामिन सी? तो जो श्रमिक लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उनको ऊर्जा बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों में हीट स्ट्रोक रोकने के लिए कौन सा उपाय सही है? अधिक पानी पीना, भारी भोजन करना, नमकीन खाना या शर्करा लेना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर पता है तो कमेंट करिए, क्योंकि इसका आंसर तो बहुत आसान है। जो हीट स्ट्रोक है उसको कम करने का जो सही उपाय है वो है अधिक पानी पीना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारी श्रम के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या सबसे अच्छा है? केला और नट्स, मीठा भोजन, जूस या कॉफ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला और नट्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिकित्सीय आहार किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? ठीक है, जो चिकित्सीय आहार होता है तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? व्यक्ति की उम्र के अनुसार या रोग की प्रकृति, भोजन की उपलब्धता या जलवायु? तो अब बताइए, चिकित्सीय आहार किसके अनुसार निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है रोग की प्रकृति के आधार पर। मतलब जिस प्रकार के रोग से व्यक्ति ग्रसित है उसको उसके हिसाब से भोजन दिया जाता है। यही होता है चिकित्सीय आहार, ठीक है, जिसको थेराप्यूटिक डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, डायबिटीज रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च वसा, उच्च प्रोटीन या उच्च नमक? तो दोस्तों ये जो मधुमेह रोगी होते हैं ना, उनके लिए जो सबसे उपयुक्त आहार है वो है कम कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों के लिए कौन सा पोषक तत्व कम लेना चाहिए? फाइबर, सोडियम, प्रोटीन या विटामिन सी? तो जो हृदय रोगी होते हैं तो उनको सोडियम कम मात्रा में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की समस्या वाले रोगियों के लिए किस पोषक तत्व का सेवन सीमित होना चाहिए? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। जो किडनी की समस्या वाले रोगी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनके लिए जो प्रोटीन का सेवन है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए, अन्यथा और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस रोगियों को किस आहार से बचना चाहिए? कम वसा वाले आहार, उच्च प्रोटीन आहार, शराब और वसा युक्त भोजन या फाइबर युक्त आहार? तो जो लीवर सिरोसिस रोगी होते हैं उनको किससे बचना चाहिए? शराब और वसा युक्त भोजन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है? डैश डाइट, कीटो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट या लो फैट डाइट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आप इसके पहले सॉल्व किए हैं तब तो आपको इनके आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं दिए होंगे, आपको पहली बार अगर ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे तो थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डैश डाइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कैंसर रोगियों के लिए सबसे अच्छा पोषण कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार,
उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार, अधिक वसायुक्त आहार या प्रोसेस्ड फूड। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एनीमिया के रोगियों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है? विटामिन सी, फाइबर, आयरन या कैल्शियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरन। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी से ही तो क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट ये ना पूछ के कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये नहीं पूछा। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है कि एनीमिया के रोगियों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों घुमा फिरा के आपसे पूछता है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस रोगियों के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है? प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम और विटामिन डी या जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी के बाद रोगियों के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है? उच्च प्रोटीन और विटामिन युक्त, अधिक तैलीय भोजन, अधिक उच्च नमक वाला आहार या कार्बोहाइड्रेट मुक्त आहार। तो जो सर्जरी के बाद रोगियों के लिए अच्छा आहार होता है वो है उच्च प्रोटीन और विटामिन युक्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर रिकवरी के लिए सबसे अच्छा पोषण कौन सा है? विटामिन सी और ई, कैल्शियम और विटामिन डी, आयरन और जिंक, प्रोटीन और सोडियम। तो देखिए जो फ्रैक्चर हो जाते हैं ना, उनके रिकवरी के लिए जो सबसे अच्छा पोषण माना जाता है वो है कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से घाव भरने में देरी होती है? ऐसी कौन सी विटामिन की कमी होती है कि अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो उसके भरने में देरी होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन, अधिक नमक और चीनी वाला आहार, वसा युक्त भोजन वसा मुक्त भोजन या केवल प्रोटीन युक्त भोजन। तो अब बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन। क्योंकि मस्तिष्क, ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये किससे रिलेटेड है? बिल्कुल मस्तिष्क से रिलेटेड है। इसलिए मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा आहार माना जाता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुपोषण से पीड़ित रोगियों के लिए सबसे अच्छा आहार कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, कम कैलोरी वाला भोजन, ऊर्जादायक और प्रोटीन युक्त भोजन या अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन। दोस्तों जो कुपोषण से पीड़ित होते हैं तो उनके लिए जो सबसे अच्छा आहार है वो है ऊर्जादायक और प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गठिया रोगियों के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है? हाई सोडियम डाइट, हाई शुगर डाइट, लो प्रोटीन डाइट या एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि अगर इस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसका आप आंसर क्या लगाएंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ में, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मधुमेह रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एसिडिटी को कम करने के लिए कौन सा आहार सही है? हरी सब्जियां और केला, काफ़ी और मसालेदार भोजन, अधिक तला हुआ भोजन या जंक फूड। तो जो एसिडिटी हो जाती है तो उसको कम करने का जो सबसे सही आहार है वो है हरी सब्जियां और केला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी लीवर रोग में सबसे अच्छा आहार कौन सा है? लो फैट और हाई फाइबर डाइट, अधिक तेल और चीनी युक्त आहार, अधिक नमक और मसालेदार भोजन, केवल प्रोटीन युक्त आहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लो फैट और हाई फाइबर डाइट। दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से हैं और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चन लेकर आएँ। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, ताकि आपको क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो। ये क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? केवल ठंडे पेय लेना, अधिक कैफीन लेना, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी लेना, कम पानी पीना। तो देखिए डिहाइड्रेशन जो होता है ये पानी की कमी से होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी लेना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लो रेजिड्यू डाइट। लो रेजिड्यू डाइट किसके लिए उपयोगी होती है? हृदय रोगी, पेट की समस्याओं वाले मरीज, मधुमेह रोगी या हाई ब्लड प्रेशर मरीज। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट की समस्याओं वाले मरीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गाउट रोगियों को किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? कम प्रोटीन युक्त भोजन, हाई फाइबर डाइट, प्यूरी युक्त भोजन, प्यूरिन युक्त भोजन या विटामिन सी युक्त भोजन। तो जो गाउट रोगी होते हैं ना, गाउट रोग से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, तो उनको जो है तो प्यूरिन युक्त भोजन से बचना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज रोगियों को किस पोषक तत्व का सेवन सीमित करना चाहिए? सोडियम और प्रोटीन, विटामिन सी, फाइबर या कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? प्रोटीन युक्त आहार, विटामिन सी और आयरन युक्त आहार, वसा युक्त आहार या अधिक नमक वाला भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी और आयरन युक्त आहार। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रोक से उबरने वाले मरीजों के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयोडीन या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो कि इसका राइट आंसर आपको आयोडीन लगता होगा, क्योंकि ब्रेन से संबंधित है। लेकिन ब्रेन से संबंधित है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर आयोडीन ही होगा। हालांकि आयोडीन का काम भी मस्तिष्क से होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया के रोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड या विटामिन डी। तो या भी बताइए कि यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 वीडियो पॉज करके और इसका आप कमेंट करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आपको पता है तो, नहीं पता फिर भी एक बार आप तुक्का तो मारिए ही सही कि क्या आपका तुक्का सही है। अगर आपको नहीं पता और अगर पता है तब तो आप एग्जैक्ट आंसर ही देंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर कमेंट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कैंसर के मरीजों को कौन सा आहार अधिक लेना चाहिए? प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट, फलों और सब्जियों से भरपूर आहार या ट्रांस फैट युक्त भोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलों और सब्जियों से भरपूर आहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोगियों के लिए किस प्रकार का आहार लाभकारी होता है? हाई कार्ब डाइट, डैश या मेडिटेरियन डाइट, उच्च वसायुक्त आहार, नमक और शुगर से भरपूर आहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैश या मेडिटेरियन डाइट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो डैश डाइट होता है ना, डैश जो हम बता रहे हैं, तो इसमें साबुत अनाज टाइप में ये जो भोजन आते हैं वो आते हैं डैश में, जिसको मेडिटेरियन डाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? एनर्जी डेंस फूड, लो कार्ब डाइट, सिर्फ फल और सब्जियां,
उच्च वसा युक्त जंक फूड। तो अब बताइए कुपोषण से ग्रस्त बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो ये है एनर्जी डेंस फूड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज रोगियों के लिए किस पोषक तत्व का संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन, वसा और फाइबर, प्रोटीन और विटामिन के, नमक और पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म के मरीजों को कौन सा पोषक तत्व अधिक लेना चाहिए? फाइबर, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट या ट्रांसफैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सांस की समस्याओं से पीड़ित मरीजों के लिए कौन सा आहार बेहतर है? हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे हल्दी अदरक या उच्च शर्करा युक्त आहार। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जो सांस की समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे हल्दी और अदरक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लीवर की बीमारी में किस प्रकार के आहार से बचना चाहिए? अधिक वसा और शराब, उच्च फाइबर आहार, उच्च प्रोटीन आहार या लो फैट आहार। तो लीवर की अगर बीमारी है तो उनको बचना चाहिए अधिक वसा और शराब से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया के मरीजों के लिए कौन सा विटामिन लाभकारी होता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट है फैटी लीवर को ठीक करने के लिए कौन सा आहार सबसे अच्छा है? हाई फाइबर और लो फैट डाइट, अधिक शुगर, अधिक शराब और तैलीय खाना या सिर्फ प्रोटीन डाइट। तो जो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा आहार माना गया है वो है हाई फाइबर और लो फैट डाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गर्भावस्था का सबसे पहला हार्मोन कौन सा बनता है? एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG। जो गर्भावस्था में सबसे पहला हार्मोन बनता है उसको HCG कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के सबसे प्रारंभिक लक्षणों में कौन सा प्रमुख रूप से देखा जाता है? गर्भावस्था में जो सबसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं तो प्रारंभिक लक्षण में प्रमुख रूप से क्या देखा जाता है? पेट दर्द, मासिक धर्म न आना, सिर दर्द या अचानक वजन बढ़ना। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से बोला गया ना कि प्रारंभिक लक्षणों का प्रमुख रूप, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मासिक धर्म का न आना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के कितने सप्ताह बाद यूरिन टेस्ट सटीक परिणाम देता है? जो मूत्र परीक्षण होता है तो कितने सप्ताह बाद सटीक परिणाम देता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान रक्त परीक्षण में कौन सा हार्मोन मापा जाता है? FSH, LH, HCG या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा सबसे विश्वसनीय परीक्षण है? मूत्र परीक्षण, रक्त परीक्षण, घरेलू गर्भावस्था टेस्ट या शरीर का तापमान मापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक सामान्य लक्षण कौन सा होता है? जोड़ों में दर्द, सुबह की मतली, सिर दर्द या त्वचा पर चकत्ते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सुबह की मतली, जिसको मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में सुबह की मतली नहीं है, यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग सिकनेस, तो फिर इसका राइट आंसर मॉर्निंग सिकनेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को अक्सर थकान क्यों महसूस होती है? हीमोग्लोबिन में कमी, अधिक शारीरिक गतिविधि, हार्मोनल परिवर्तन, तनाव और चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल परिवर्तन।
हार्मोनल परिवर्तन के कारण दोस्तों गर्भवती महिला को अक्सर थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान स्वाद और गंध संवेदनशीलता क्यों बढ़ जाती है? एस्ट्रोजन में वृद्धि, प्रोजेस्टेरोन की अधिकता, शरीर में अधिक पानी एकत्र होना और ऑक्सीटोसिन की अधिकता। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अत्यधिक लार बनने की स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपरलैक्टेशन, पायरिया, पाइलोरिया या सलाइवर ग्लैंड हाइपर फंक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाइवेरी ग्लैंड हाइपर फंक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने का कारण क्या होता है? तो इसका जो कारण होता है वो है गर्भाशय का मूत्राशय पर दबाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलावों से कौन सा त्वचा संबंधी परिवर्तन हो सकता है? मेलाज्मा, सोराइसिस, एक्जिमा या दाद। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं तो उनमें त्वचा संबंधी जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं मेलाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में शरीर के तापमान में हल्की वृद्धि को क्या कहते हैं? थर्मल वेव, हाइपरथर्मिया, बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंज या फीवर इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर चेंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में बार बार चक्कर आने का मुख्य कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी, रक्तचाप में बदलाव, थायराइड हार्मोन की वृद्धि, किडनी संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप में बदलाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भावस्था में पीठ दर्द का मुख्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव, रक्तचाप का बढ़ना, अधिक शारीरिक श्रम। तो गर्भावस्था के दौरान जो पीठ दर्द होता है इसका मुख्य कारण क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उंगलियों और पैरों में सूजन क्यों हो सकती है? शरीर में अधिक पानी जमा होने के कारण, थायराइड असंतुलन, कैल्शियम की अधिकता या ब्लड शुगर की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर में अधिक पानी जमा होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में रक्तचाप कम होने का मुख्य कारण क्या है? एस्ट्रोजन में वृद्धि, प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव, लो शुगर लेवल, अधिक व्यायाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में अत्यधिक एसिडिटी क्यों होती है? हार्मोनल परिवर्तन, कम पानी पीना, अधिक मसालेदार भोजन या पेट में गैस बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एसिडिटी जो होती है गर्भावस्था के दौरान, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रीज़न है एसिडिटी होने का, वो है हार्मोनल परिवर्तन। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हार्मोन चेंज होते हैं तो उसी के कारण से एसिडिटी होती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में इम्यून सिस्टम कैसे प्रभावित होता है? अस्थायी रूप से तेज हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता या कमज़ोर हो जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान योग करने से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो तनाव कम करता है? एड्रेनालाइन, कार्टिसोल, एंडोर्फिन या टेस्टोस्टेरोन। तो अब बताइए कि गर्भावस्था के दौरान जब योग करते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और जिसके कारण तनाव कम होता है? तो वो है एंडोर्फिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा योगासन पीठ दर्द को कम करने में मदद करता है? भुजंगासन, मर्जारी आसन, हलासन या शीर्षासन। ये योग के नाम है।
कौन से आसन से पीठ दर्द को कम करने में मदद मिलती है? तो ये है मर्जारी आसन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को श्वसन क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका या उज्जाई? तो इसका राइट आंसर है अनुलोम विलोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किस प्रकार के व्यायाम से बचना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था के दौरान व्यायाम तो करते हैं, लेकिन कुछ व्यायाम ऐसे हैं जिससे बचना भी चाहिए। हर प्रकार के व्यायाम गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। तो कौन सा व्यायाम नहीं करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हल्के कार्डियो, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट लिफ्टिंग, मतलब जो झटके वाले होते हैं जिसमें वजन उठाने का है ना, तो इस तरह के जो व्यायाम हैं उनसे बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। नेक्स्ट है, तीसरी तिमाही में योग करते समय किस मुद्रा से बचना चाहिए? अगर तीसरी तिमाही में है और उस समय योग करते हैं तो योग का कौन सा मुद्रा है जिससे बचना चाहिए? वो योग मुद्रा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है वृक्षासन, सुखासन, शवासन या सुपाइन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपाइन पोजीशन, मतलब सीधा लेटने वाली जो मुद्रा है इससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित व्यायाम कौन सा है? तेज दौड़, जुम्बा, वॉकिंग या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉकिंग, है ना, ज़ोर ज़ोर से जो चलते हैं, तो ये एक सुरक्षित व्यायाम माना गया है गर्भवती महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा योगासन पेल्विक फ्लोर को मजबूत करता है? वीरभद्रासन, मालासन, वज्रासन या चक्रासन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालासन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में पैरों में सूजन कम करने के लिए कौन सा योगासन किया जाता है? बालासन, सुप्त बद्धकोणासन, त्रिकोणासन या पर्वतासन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्त बद्धकोणासन। दोस्तों, ये योगासन और प्राणायाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए हमने ये डीप लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाए हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट करिएगा। आगामी परीक्षा के लिए हम उन सब के लिए भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छा स्ट्रेचिंग व्यायाम कौन सा है? कैट काऊ स्ट्रेचिंग, लंग्स, प्लैंक या पुशअप्स? तो स्ट्रेचिंग व्यायाम में कौन सा आता है जो सबसे अच्छा है गर्भवती महिलाओं के लिए? वो है कैट काऊ स्ट्रेच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में स्ट्रेस कम करने के लिए कौन सा योगासन प्रभावी होता है? शवासन, गरुड़ासन, नौकासन या चक्रासन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शवासन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में शरीर का असंतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा योगासन उपयोगी है? ताड़ासन, धनुरासन, हलासन या शीर्षासन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, अगर आपको योग से संबंधित जानकारी होगी तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर तो गलत ही होगा। अगर इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको पता है क्वेश्चन नंबर 137 का, तो आप हमको कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो फिर देख ही लीजिए क्या कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ासन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए केगल एक्सरसाइज का मुख्य लाभ क्या है? पीठ दर्द कम करना, मांसपेशियों को मजबूत करना, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन या पाचन में सुधार? तो इसका राइट आंसर है मांसपेशियों को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर बी, जो केगल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को व्यायाम करते समय किस चीज़ का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? हृदय गति, कैलोरी बर्न, पसीना आना या वजन घटाना? इसका राइट आंसर है हृदय गति। हृदय गति जो हार्ट बीट है उस पर ध्यान देना चाहिए व्यायाम करते समय गर्भवती महिलाओं को। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रसव को आसान बनाने के लिए कौन सा योगासन किया जाता है? नौकासन, हलासन,
बटरफ्लाई पोज या वृक्षासन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटरफ्लाई पोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान योग और व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? गर्भावस्था के दौरान जो योग और व्यायाम करते हैं तो उसके लिए एक समय भी होता है ना, किस समय करना चाहिए? सुबह खाली पेट, या रात में सोने से पहले, खाने के तुरंत बाद, या हल्का भोजन करने के 1-2 घंटे बाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, हल्का भोजन करने के 1-2 घंटे बाद। आपको सुबह खाली पेट व्यायाम नहीं करना है, रात में सोने से पहले भी नहीं करना है, खाने के तुरंत बाद भी नहीं करना है, ये हानिकारक हो सकता है। तो जो सबसे अच्छा समय है वो क्या है कि हल्का भोजन करने के 1-2 घंटे बाद करना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1947? तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको पता होगा। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो भाई साहब आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो संविधान सभा है तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी प्रेरणा किसकी प्रेरणा से बनाई गई थी? ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान या आयरिश संविधान? तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान जो बनाया गया है तो बहुत सारे देशों से कुछ पार्ट लेकर के और फिर कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसी तरह से जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की प्रस्तावना है, तो किसकी प्रेरणा से बनाई गई थी, किस देश से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है कि अमेरिका से लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से या आयरिश से? क्या आपको इसका आंसर आता है? अगर आता है तो कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और करेक्ट आंसर के साथ आपको ऑप्शन लिखना भी है, आप सिर्फ ABCD मत लिखिएगा, करेक्ट आंसर लिखना भी है, ठीक है। अगर पता है तो, और नहीं पता तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान या जापानी संविधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान, ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावना भी अमेरिकी संविधान से लिया गया और मौलिक अधिकारों की संकल्पना भी अमेरिकी संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद तक वर्णित है? जो मौलिक अधिकार हैं तो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक वर्णित है? अनुच्छेद 10 से 30, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 15 से 40 या अनुच्छेद 5 से 25? अब बताइए, अगर आपको अनुच्छेद का ज्ञान होगा तो आप इसका आंसर दे देंगे करेक्ट आंसर, और अगर नहीं पता होगा तो फिर हम आपको बता देते हैं कि जो अनुच्छेद 12 से 35 तक का है इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? जनहित याचिका, रिट याचिका, अपील याचिका या विषय अनुमति याचिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिट याचिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समानता का अधिकार, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से इस तरह से भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 14 और समानता को थोड़ा सा एक दूसरे से लिंक करके, कि जैसे 14 जो है एक सम संख्या है, ठीक है, और सम संख्या के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है, तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? जो अनटचएबिलिटी है, छुआछूत जिसको कहते हैं, तो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। जो अनुच्छेद 25 है तो किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार या संविधान संशोधन से? अब बताइए ये अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। और हाँ, ये पूरे क्वेश्चन जो हैं तो हमने 2 अप्रैल को फोकस करके बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका 3 या 4, 5 या आगामी डेट को है वो नहीं देख सकते, उनके लिए भी ये उपयोगी है। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी अप्रैल में होने वाला है वो सभी कोई ये पूरे क्वेश्चन देखें और कंप्लीट करें, है ना। हालांकि हम और डेट के लिए अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन प्रीवियस वीडियो भी आपको देखना है। ठीक, और जो पुरानी वीडियो है उन सब की लिंक हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपनी आगामी परीक्षा के लिए। आप अच्छे से तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।